जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बोलना चाहूँगा, ये डेमो वीडियो है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना और हमारे व्हाट्सअप नंबर से ऐड हो जाना। अगर आप एससीएफ की तैयारी कर रहे हो तो हमारे पास पूरे नोट्स कंप्लीट है। आप नोट्स भी ले सकते हैं और साथ में आप हमसे तैयारी के माध्यम से जुड़ भी सकते हो हमारी पेड कोर्सेज लेके। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये भारत का मैप है और यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम केंद्र में कहाँ पे क्या क्या है ये पूरी मैप में दिया हुआ है। अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो ये पूरा आपको दिखेगा कि क्या क्या है। मैं कुछ मेन चीज़ों को डील कर देता हूँ आपके समझने के लिए। जैसे कि अगर आप समझे कि अगर कोई पूछता है कि आपका नई दिल्ली में क्या क्या है, तो नई दिल्ली में अंतरिक्ष विभाग शाखा सचिवालय है, इसरो शाखा कार्यालय है, दिल्ली भू स्टेशन है। सवाल देता है कि अंतरिक्ष विभाग शाखा सचिवालय कौन से राज्य में है या कौन से प्रदेश में है, तो दिल्ली आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल, मतलब कौन से ज़िले में है, कौन से राज्य में है। अगर ऐसे क्वेश्चन निकाल के देता है आपको बिल्कुल याद रखना पड़ेगा। तो इस ड्राइंग से आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ आपको ये याद हो जाएगा। अगर आप इसमें देखते हो कुछ ऐसे पॉइंट जो आप पढ़ते हुए आ रहे हो, जैसे कि अगर आपने पढ़ा है, ये क्या पढ़ा हुआ है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में है। कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम में है। ये आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये याद रखिए चीज़ें, इसलिए वहाँ पे पूरा दे दिया है। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्था कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम में है। मतलब ये सब चीज़ों के बारे में एक एक पॉइंट आपको समझा दिया गया है, कौन सा चीज़ कहाँ पे है। तो आप इसी ड्राइंग को याद करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और जितने भी कार्यालय हैं हर चीज़ को आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम कुछ थ्योरी देखते हैं इसमें। तो अगर हम थ्योरी पे आते हैं अपने साइंस एवं टेक्नोलॉजी पे, तो अगर हम बात करते हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम पे, तो ऑर्बिट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्बिट होता क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये याद रखिए कि भौतिक की कक्षा या ऑर्बिट में स्थित एक बिंदु के इर्द गिर्द एक मार्ग को कहते हैं। ऑर्बिट वो होता है जिस पे कोई भी सैटेलाइट घूमता है, एक सेंटर पॉइंट मान लीजिए, है ना, जिस पर चलकर कोई वस्तु उस बिंदु की परिक्रमा करता है। देखो, आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ, यहाँ से कोई क्वेश्चन बन के नहीं आएगा। आप पूछ सकता है कि ऑर्बिट होता क्या है। तो ऑर्बिट एक सेंटर पॉइंट होता है जिसके चारों ओर कोई भी सैटेलाइट या उपग्रह चक्कर काटता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट, है ना। चंद्रमा का भी ऑर्बिट है, पृथ्वी का भी ऑर्बिट है, हर ग्रह का एक अपना ऑर्बिट होता है ना। वो नियमित वहाँ पे एक समय से वहाँ पे घूमता रहता है, ठीक है। ये समझने वाली ये एक बात है। आगे आप देखेंगे इनके बारे में कौन कौन से टाइप्स ऑफ ऑर्बिट है हमारे टोटल वर्ल्ड में और टोटल इंडिया में। हर चीज़ को मैं समझाऊंगा, उसकी फुल फॉर्म बताऊंगा और वहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है वो आपको बिल्कुल डिटेल में समझाना चाहूँगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अगर आप टाइप्स ऑफ ऑर्बिट में आते हैं तो ऊंचाई के आधार पर, बेस ऑन हाइट, देखिए लो अर्थ ऑर्बिट, LEO बोलते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट की ऊंचाई कितनी होती है, यही सवाल बस पूछता है। लगभग 200 से 2000 किलोमीटर की ऊंचाई होती है लो अर्थ ऑर्बिट, है ना। यह उत्तर दक्षिण दिशा में पृथ्वी की ध्रुवों से होकर गुजरती है। ये सब सवाल नहीं पूछेगा। इस कक्षा में स्थित उपग्रह 24 घंटे की अवधि में पृथ्वी से एक से अधिक चक्कर लगा सकता है ना। याद रखिए, LEO का फुल फॉर्म ही पूछ सकता है, लो अर्थ ऑर्बिट, और इसकी ऊंचाई पूछ सकता है और इसका टाइमिंग 24 घंटे का टाइमिंग रहता है ना। बस इसके अलावा इसके बारे में ज़्यादा सवाल नहीं पूछता, पर इसका काम बिल्कुल इम्पोर्टेंट। इसका काम क्या क्या है देखिए, इसका काम जो इन प्रकार की जो ऐसे उपग्रह हैं जो स्थापित कर दें, इनका काम क्या होता है, सुदूर संवेदन, मैपिंग, निगरानी अभियान, पर्यावरण अध्ययन, महत्वपूर्ण सूचनाएं बिल्कुल हमको देना, जैसे कि ISS, हबल टेलीस्कोप, है ना। ये सारे चीज़, है ना, ये सब जासूसी के भी काम आते हैं और हमारे पर्यावरण के लिए होते हैं और ये प्रकार एक निगरानी रखते हैं पृथ्वी के ऊपर। LEO, लो अर्थ ऑर्बिट, इस चीज़ को याद रखना। उसके अलावा इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। ये सब रिमोट सेंसिंग होते हैं, एस्ट्रोसैट सहित होते हैं, ठीक है। आगे आप देखेंगे, चलिए आगे आपके स्क्रीन पे है
मैं सेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा सेट कर देता हूँ ताकि आपको ये समझ आए। हाँ, तो आगे आपके है मध्यम, देखिए MEO, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, है ना। याद रखिए इसकी ऊंचाई ही याद करना, 2000 से 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई है पृथ्वी से, है ना। इसके अंतर्गत ज़्यादातर उपग्रह 20,200 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इस ऊंचाई पे उपग्रह का जो परिक्रमण काल है वो 12 घंटे का होता है। बस ये याद रखना, ऊंचाई याद रखेंगे और उनका टाइमिंग याद रखेंगे, उसके अलावा ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। इसका एक मतलब क्या क्या होता है, इसमें GPS सिस्टम लगा सकते हैं, नेविगेशन प्रणाली का उपयोग किया जाता है MEO में, मतलब मीडियम अर्थ ऑर्बिट में। उसके अलावा इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे आप देखेंगे जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट, GSO, भूतुल्य कालिका कक्षा। अब इसके बारे में याद रखिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में बहुत काम होता है ना। मतलब जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट जो धरती के चारों ओर 35,786 लगभग मानते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित दीर्घवृत्ताकार कक्षा, जिसमें घूमने वाले पिंड को हम, है ना, क्या बोलते हैं, कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं, ठीक है। याद रखिए कृत्रिम उपग्रह वो होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, ठीक है। आगे आप समझिए इसके बारे में, है ना, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और एक भी समझाए तो इनका आवर्तकाल 1 दिन का होता है, मतलब 24 घंटे का, लगभग मान देखा जाए 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। इसी पे बहुत सारे सैटेलाइट इसी ऑर्बिट पे ही लॉन्च किए जाते हैं, जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट पर। याद रखिए ये आएगा सवाल, इसका जो आवर्तकाल होता है वो 24 घंटे का होता है, ठीक है। फिक्स्ड कोण पे ये घूमता है, बस इतना ही याद रखिए और डिटेल लेने की जरूरत नहीं है। आगे आप देखेंगे तो ये है आपके पास भूस्थैतिक कक्षा, जियोसेंट्रिक ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस, है ना, इक्वेटोरियल ऑर्बिट। याद रखिए ये फुल फॉर्म पूछा गया है। इसकी भी ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है हमारी पृथ्वी से, है ना। यह स्थित उपग्रह पृथ्वी की हमेशा एक स्थान पे दिखाई देता है। यह कक्षा भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित होती है। इसका भूमध्य रेखा से झुकाव 0 एंगल पर होता है ना। यह पृथ्वी के घूर्णन काल के समान ही घूमती है। इसका मेन काम देख लीजिए क्या क्या है। इसका मेन काम है, इसका काम है संचार और मौसम, मतलब कम्युनिकेशन और मौसम जो विज्ञान है, विभाग है, उसको जानकारी प्रदान करना, ठीक है। आपको मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ही समझा रहा हूँ, क्या कहा जाता है और क्या नहीं कहा जाता है, ठीक है। आगे आप देखेंगे, चलिए इसमें एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्लियर कराते हैं आपको कि भूतुल्य कालिका उपग्रह जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट होता क्या है। तो समझिए एक तारा है जो आपको एक सही समय पे एक स्थान पे दिखाई देता है और 24 घंटे बाद उसी स्थान पे दिखाई देता है, उसे ही भूतुल्य कालिका उपग्रह कहा जाता है, ठीक है। मतलब 24 घंटे पर सेम स्थान पे आ जाना। और एक पॉइंट और समझेंगे इसमें कि भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित उपग्रह के फोकस क्षेत्र को ही फुटप्रिंट कहा जाता है। इसको भी आप याद रखिए, ठीक है। चीज़ों को समझेंगे और कुछ मैं आपको ड्राइंग बताऊंगा ताकि आपको और ये समझ आए। तो आप ये जो ड्राइंग देख रहे हैं ये जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट का है, ठीक है। याद रखिए इसमें 2 चीज़ मैं समझाऊंगा, जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। देखिए जो रोटेशन दिख रहा है आपको, जैसा वो घूम रहा है, एक ऐसा घूम रहा है, एक ऐसा घूम रहा है, यही एक्सिस, यही अर्थ को डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे सेट करेंगे, ठीक है। ड्राइंग से आपको हल्का सा अनुभव होगा, पर मैं आगे में डिटेल आपको वीडियो देता हूँ, ठीक है। चलिए आपने ऑर्बिट को तो समझ लिया, आपको पता चल गया, कुछ फुल फॉर्म्स पता चल गया, ऊंचाई पता चल गई कि क्या होता है। अब देखेंगे ट्रांसपोंडर, ये होता क्या है। कभी कभी डायरेक्ट सवाल पूछता है। तो ट्रांसपोंडर आपस में जुड़ी हुई अनेक यूनिट्स है, जैसे एम्पलीफायर, फ्रीक्वेंसी, ट्रांसलेटर, फिल्टर आदि से मिलकर बना होता है। इसे ही हम ट्रांसपोंडर कहते हैं। यह पृथ्वी से कम आवृत्ति पर संदेश को ग्रहण करता है, उसको बढ़ाता है ना, और दूसरी आवृत्ति पर संदेश का संप्रेषण भी करता है, जिसे पृथ्वी पर एंटीना द्वारा ग्रहण किया जाता है। मतलब अगर कम आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पे कोई संदेश आ रहा है तो उसे वो बढ़ा के हमारे एंटीना द्वारा जो पृथ्वी पे लगे हैं वो
रिसीव करता है। आवृत्ति बैंड पर कार्य करने के आधार पर विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कि सी बैंड ट्रांसपोंडर, के यू बैंड ट्रांसपोंडर, है ना। सी बैंड ट्रांसपोंडर के बारे में आप देखेंगे कि होता क्या है, हल्का से समझेंगे कि सी बैंड ट्रांसपोंडर बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। भौगोलिक मतलब बहुत बड़ा एरिया, कई बड़े एरिया को करता है ना, लेकिन ट्रांसमिशन की क्षमता काफ़ी कम होती है। कहने का मतलब बड़ा एरिया मतलब दिल्ली समझ लो, बड़ा एरिया। एक नॉर्मल एग्जांपल समझा रहा हूँ। इसके चलते संदेश ग्रहण करने के लिए बड़े एंटीने की आवश्यकता होती है। इस कारण यह ट्रांसपोंडर टेलीफोन जैसी सेवाओं के लिए ज़्यादा अनुकूल है। वहीं के यू बैंड कम भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। कम मतलब गोवा, छोटा समझ लो, लेकिन इसकी ट्रांसमिशन क्षमता अधिक होती है, इसलिए यह प्रसारण सेवा में काम आता है। जैसे कि अब याद रखिए डीटीएच आदि में अधिक अनुकूल होता है, मतलब डिक्स टीवी, टाटा स्काई, ऐसे चीज़ों में के यू बैंड लगते हैं। और याद रखिए और आपको जो टेलीफोनिक सिस्टम में क्या लगते हैं, आपके सी बैंड लगते हैं ट्रांसपोंडर में। याद रखिए ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है, तो ये सब चीज़ आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। याद रखिए हम डेमो दे रहे हैं पर पूरी क्लास दे रहे हैं एक टॉपिक की, ताकि आपको समझ आए कि आप कौन सी तैयारी नहीं कर रहे हो, ठीक है। आगे देखेंगे, चलिए आगे देखते हैं आवृत्ति बैंड। फ्रीक्वेंसी बैंड्स क्या होते हैं, है ना। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ITU, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ITU मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट द्वारा, है ना, संचार प्रयोग में लाई गई वाली सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव्स तथा रेडियो तरंगे रेडियो वेव्स को उनकी आवृत्ति के आधार पर कुछ समूहों में बांटा गया है। या बैंड में माइक्रोवेव आधारित प्रमुख संचार आवृत्ति एल बैंड 1.2 गीगाहर्ट्ज, एस बैंड 2.4 गीगाहर्ट्ज। अब यहाँ पे सवाल कैसे बनाएगा एग्जाम में, एल बैंड कितने गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति कैच कर सकता है, एस बैंड, ठीक है। इसी में अगर आप सभी बैंड के बारे में जानना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ सारे बैंड के बारे में। पहले ये बैंड आपने देख लिया, पहले इसको क्लियर करता हूँ। ये 2 बैंड तो क्लियर हो गया होगा, आगे का बैंड के बारे में दिखाता हूँ। तो आगे आप देखेंगे सी बैंड जो 4.4 से 8 गीगाहर्ट्ज, एक्स बैंड, क्यू बैंड, के बैंड, का बैंड, ये सारे बैंड की फ्रीक्वेंसी के बारे में सवाल देखे गए हैं, ठीक है। तो आपने बिल्कुल हर चीज़ समझ लिया, सैटेलाइट क्या होता है, कहाँ पे ये कैसा होता है, उसके ऑर्बिट्स क्या होते हैं, इनमें जो चीज़ें लगी होती है उसे हम बोलते हैं ट्रांसपोंडर। इसमें एम्पलीफायर, फ्रीक्वेंसी, ट्रांसलेटर, फिल्टर आदि लगे होते हैं। आपने बैंड समझ लिया, कौन से बैंड में हम आवृत्ति कैच करते हैं, कौन कौन से बैंड का उपयोग कहाँ करते हैं, यही आप साइंस और टेक्नोलॉजी का मेन यूनिट है। तो याद रखिए अगर आप हमारी पेड कोर्स लेते हैं आपको पूरा चीज़ मिलेगा, हर प्रकार के टॉपिक को हम कवर करा के देंगे। चलिए कुछ टॉपिक और कवर कराते हैं ताकि आपको समझ आए, ठीक है। तो आप देखेंगे उपग्रह के मुख्य घटक, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट बनता है उसमें क्या क्या होते हैं, एक होता है बस, वो बस नहीं जो रोड पे चलता है, उसमें एक प्रणाली होती है बस की। यह उपग्रह का वह हिस्सा होता है जो पेलोड और संबंधित उपकरण को वहन करता है। इसके अंतर्गत सोलर पैनल ऊपर में लगा जाता है, विद्युत बैटरी तथा प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली भी कार्य करता है, जो उपग्रह प्रक्षेपण से लेकर कक्षा में स्थापित होने तक के लिए जिम्मेदार होता है। याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ, पेलोड क्या होता है। अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए यह उपग्रह को एंटीना, कैमरा, रेडार जैसे वैज्ञानिक उपकरण की आवश्यकता होती है, इन्हें पेलोड कहा जाता है। क्लियर हो गया आपको, बस क्या होता है, पेलोड क्या होता है करके, है ना। और याद रखिए इस संचार उपग्रह का मुख्य पेलोड ट्रांसपोंडर ही होता है। ट्रांसपोंडर मैं बता चुका हूँ आपको। तो यही हमारी टॉपिक बहुत बड़ी है, पर मैं आपको डेमो क्लास में इतना ही देता हूँ साइंस और टेक्नोलॉजी में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो लाइक ज़रूर करना, और याद रखिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और ऐसे पास करना चाहते हैं तो हमारे पेड कोर्स को जरूर ज्वाइन करना होगा। धन्यवाद, थैंक यू।